मोदी की लहर है पश्चिम बंगाल में जो आपको दिख रही है। बीजेपी 204 सीटों पर आगे है, कई सीटें ऑलरेडी जीत चुकी है और बाकियों पर आगे चल रही है। और ममता बनर्जी 100 के नीचे आ जाएंगी, कौन इसकी कल्पना कर सकता था। लेकिन 83 पर इस वक्त आपको टीएमसी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और 131 सीटों का नुकसान पिछले चुनाव की तुलना में ममता बनर्जी की पार्टी को हुआ है। एक तरीके से 2021 का चुनाव रिवर्स मान लीजिए आप, वही परिस्थिति हो गई। उस वक्त 215 पर टीएमसी थी, आज 200 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ने 200 पार का नारा लगाया था, इस टीएमसी ने भी इस बार 225 की बात की थी और वो खुद 100 के नीचे सिमट गई। तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके से बही है ये मोदी लहर की हवा। वो आप इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। और जो तैयारी और जिस अटेंशन की मुद्रा में अब सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के मुख्यालय में, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त वहां पर पहुंचने वाले हैं। राहुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज उनको सुनना। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो है वो पश्चिम बंगाल की बात जरूर करेंगे, क्योंकि बात करनी भी चाहिए। वही की बात करेंगे, करेंगे। और नहीं, वैसे तो अगर असम जो है, असम बड़ी जीत है और ऐसा नहीं है कि वो जीत बड़ी नहीं है, या फिर जो है बाकी सारी चीज़ें जिस तरह से परफॉर्म किया बीजेपी ने वो भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में किस तरह से अपने काडर को बनाया होगा, ये सोचने वाली बात है। जब लेफ्ट का राज हुआ करता होगा तब से किस तरह से बीजेपी ने नर्चर किया होगा, अपने काडर को बनाया होगा, किस तरह से लोकल लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो आगे बढ़ाया होगा, ये सारी बातें। और जैसे लेफ्ट का राज था वैसा ही तृणमूल का भी राज। मुस्कान देखिए सर अमित शाह जी के चेहरे पे आप। अरे प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मुख्यालय बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के बीच इस बार शानदार और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए। और आज जोश देखने लायक होगा कार्यकर्ताओं में भी, और प्रधानमंत्री की बात करें, तमाम सीनियर लीडर्स की बात करें, क्योंकि अपने आप में ये जीत कितनी महत्वपूर्ण थी बीजेपी के लिए। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, उनके फाउंडर्स मेंबर्स की भूमि की हिसाब से देखें, श्याम प्रसाद मुखर्जी की, तो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थी। और देवेंद्र जिस तरह से बार बार इस बात को दोहराते थे कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स कहते थे कि ये जीत इतनी बड़ी है कि उसके आगे 2-3 राज्य अगर हार भी जाए तो कोई गम नहीं होगा। एक इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यू इस जीत के साथ था। तो आज प्रधानमंत्री क्या कुछ बोलेंगे अपने संबोधन में, ये देखिए। बंगाली परिधान में यहाँ पर धोती कुर्ता आ गए हैं वहाँ। तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी जी आगे बढ़ो। तो प्रधानमंत्री हर छोटी छोटी चीज़ होती है उसे एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर समीर जी देखिए, परिधान जो है अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो बंगाली जनता पार्टी भी है, और हम आपको किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं ये देखिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी के मतलब बीजेपी के बारे में ममता बनर्जी कहते हैं ना, बाहरी गुजराती बोल रही थी कि बाहरी लोग हम बंगाली है, तो गुजराती तो बंगाली बनकर आ गए अभी। बिल्कुल बताया। और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जिस जगह से मुस्कुराए थे, चेहरे पे उनकी जो चमक थी, वो बता रहा था कि उनकी जो मेहनत है सालों की, वो आज सफल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत गदगद होंगे इससे, और आज उनका संबोधन जो होगा मुझे लगता है वो पूरा बंगाल बेस होगा। जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है बंगाल में, इस परिधान के जरिए बंगाल में, अगर इसी पर फोकस करें अभी जरा, कि प्रधानमंत्री का एक मैसेजिंग है, जानबूझकर एक खास तौर से ये पहन कर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने ड्रेस से मैसेज देते रहते हैं। केरल में चुनाव प्रचार होगा तो उनका ड्रेस आप देख लीजिए, आसाम में होगा तो फिर वो आसाम में गमछा पहनकर करेंगे। अब बंगाल में जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी तो उस ड्रेस को उन्होंने भी पहना था। लेकिन आज वो संदेश दे रहे कि भाई बंगाल जीता है, तो वो पूरा उसको मतलब बताना चाहते हैं कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी हो गए। और भाजपा मुख्यालय भी जिससे कि बंगाल में होगा, बंगाल की मिठाई बन रही है। निश्चित रूप से वो मिलता शुरुआत ही वो बंगाल की 4 लाइन बोल के करेंगे। बंगला भाषा में जरूर कुछ वो बोलेंगे आज, मुझे ऐसा लगता है। वो जय माँ काली जय माँ दुर्गा के साथ बंगाली भाषा अभी सुनने को मिलेगी। माछ भात जो है कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय में खाने को मिला था। 3 सीटें जीते हैं, ये बड़ी बात है। ये जो नारा अभी प्रधानमंत्री के आने पर लग रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो पुराना है, लेकिन बंगाल के चुनावों को नतीजों को देखते हुए इस पर यकीन करना पड़ेगा। मोदी तो भरोसा है। तो 2014 का है जी, जब जो अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में बीजेपी नहीं कर पाई थी सिंगल हैंडेड मेजोरिटी, 282 सीटें लोकसभा में, मेजोरिटी से भी 10 सीटें ज़्यादा। तो ये तो सही है। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो मुमकिन कर दिखाया है जिसकी शायद कल्पना अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में बीजेपी ने की भी नहीं होगी। आप देश के 7 राज्यों को छोड़ दें तो सब जगह बीजेपी या उसके अलायंस वाले
दलों की सरकारें हैं। तो ये इतना बड़ा ग्राफ है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि कांग्रेस का या तो आज़ादी के बाद कुछ दशक तक देख लीजिए या बीजेपी का। तो मोदी के मैजिक ने बंगाल में ममता का जो ममत्व था, जो ममता का दीदी वाला एक वो था संबोधन और लगाव लोगों के साथ, उसको फीका कर दिया। पर पैटर्न वही है, जैसे वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी जो है वो मास लीडर होते थे, आडवाणी जी ऑर्गेनाइज करते थे पार्टी को। यहाँ पे भी जो मोदी हैं वो मास लीडर के तौर पर सामने हैं और अमित शाह जो है वो पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पैटर्न वही बीजेपी फॉलो किया। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि अमित शाह कहीं बड़े स्ट्रेटेजिस्ट। अब पॉलिटिक्स की बात कर लें, इलेक्शन की कर लें, 2014 में अगर मेरी याददाश्त सही है, यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ 2-3 बार बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी 10 लोकसभा सीटों की पार्टी बन गई थी। कोई कल्पना नहीं करता था कि बीजेपी का रिवाइवल वहाँ होगा। एसपी बीएसपी के बीच पूरी पॉलिटिक्स बटी हुई थी। वहाँ पर आप 75 या 77 सीटों तक ले गए थे और खाली प्रभारी थे, अमित शाह अध्यक्ष नहीं थे पार्टी। बात जो हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से 7 सीटों का जो हम टीएमसी की बात कर रहे थे कि मार्जिनल सीट पे थी, अभी आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 205 पे पहुंच गए 204 से। यानी कि वो सारे सीटें जो 7 सीटें थी वो भी बदलते हुए दिख रही है इधर की तरफ। वो जो क्लोज मार्जिन से टीएमसी जो जिन पर आगे चल रही थी 1200-1500 वोट भी जीते। दूसरी बात है कि आज बंगाली प्रधान के साथ हुए ममता को मैसेज ये भी देना चाहते थे कि हम बंगाली अस्मिता के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं यार, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सारे मैसेजेस को आज काउंटर करेंगे प्रधानमंत्री। आज अपने संबोधन से तो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपने परिधान से कर रहे हैं। आज जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग से लेकर हर जगह पर ये संदेश देने की कोशिश की कि हम बाहरी नहीं हैं, अब हम बंगाली हैं। इतने लंबे अरसे से देखिए कि हम किस तरह से वहां पर उस जमीन पर पूरी अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आगे रखा, बाहर से कोई दिल्ली का नेता जवाब नहीं देता था अगर ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती थी। वहां पर अगर मछली को मुद्दा बनाया गया तो माछ भात कैंपेन के दौरान भी खूब खाया गया, खूब मछली लेके प्रचार किया गया। और आज जब जीत का जश्न था तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय जो कलकत्ता की बात करें वहां से सबसे पहले मिष्टी दही बाहर आई, फिर माछ भात का लंच हुआ और रसगुल्ला खाया गया। झालमुड़ी वहां पर पूरे कोलकाता में जगह जगह मोदी झालमुड़ी करके वहां पर बांटी जा रही है। और यहाँ पर देखिए कि मैसेजिंग यहाँ पर भी है। मैसेजिंग देखिए कि यहाँ पर बंगाली अंदाज में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं भद्रलोक में सेंधमारी की है और भद्रलोक का ही परिधान यहाँ पर देखिए कि पूरा अपना धोती कुर्ता पूरा बंगाली स्टाइल में यहाँ पर वो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी का कैसे लाभ लेना है मैसेजिंग के लिए, जनता तक एक छोटी से छोटा संदेश पहुंचाने के लिए। आज इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो किस परिधान में आए, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए हमें दिखाई दिए। और जी हम लोग कैंपेनर नरेंद्र मोदी की अक्सर बात करते हैं, वो स्टार कैंपेनर हैं, सबसे बड़े मास लीडर हैं, लेकिन कितने बड़े पॉलिटिकल मैसेंजर हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो इलेक्शन में जो सिंबल दे जाते हैं, मैसेज दे जाते हैं। झालमुड़ी का देख लीजिए, ये उन्हीं के दिमाग की उपज हो सकती है। जिस दिन सेकंड राउंड की वोटिंग थी, सेकंड फेज की, सिक्किम में थे, कोई और भी गेम खेल सकते थे। फुटबॉल खेला, क्यों खेला? बिल्कुल तो बंगाल का सबसे बड़ा गेम फुटबॉल है। कालीबाड़ी मंदिर में जाते हैं, नौका विहार करते हैं। चलिए तो यहाँ पे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके गले में ये माला यहाँ पर उन्होंने अभिवादन। नितिन नवीन जी ने उनको माला पहनाई, उन्होंने वो माला नितिन नवीन जी के गले में पहना दी। और ये जब उनका निर्वाचन हुआ था अध्यक्ष के तौर पर, तब प्रधानमंत्री ने कहा था ये हमारे बॉस हैं, ये मेरे भी बॉस हैं देवेंद्र। और उनको अपने बॉस को माला पहनाई प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन जी को, पीठ भी थपथपाई है, हाँ, पूरा भरोसा दिया है, शाबाशी भी दी है। देवेंद्र आपको आवाज मिल रही है? जी सौरभ, मैं आप कह रहा था कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। नितिन नवीन जी ने प्रधानमंत्री के गले में फूलों का हार पहनाया और मोदी जी ने वही हार नितिन नवीन जी के गले में भी पहना दिया, पीठ भी थपथपाई उनकी। बिल्कुल सौरभ, और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स होती है बीजेपी के लिहाज से वो किस रूप में होती है, कि कैसे वो अपने लोगों को मजबूत करते हैं, ताकत देते हैं और सिस्टम को कैसे मजबूत करते हैं। अभी क्या है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, और उस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार ये कोशिश है। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन उनका जब चुनाव हुआ था तो उसके बाद जब उनके कमरे में लेकर वो गए थे तो भी उन्होंने पीएम ने खुद कुर्सी आगे करके नितिन नवीन जी को चेयर पर बैठने के लिए आग्रह किया।
किया और आज आप देख रहे हैं कि इस शानदार जीत की सफलता का श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को माला पहना कर वो दे रहे हैं। तो ये वो एक आप कह सकते हैं ना कि बड़ा ऑप्टिक्स होता है पॉलिटिक्स में कि कैसे आपको सिस्टम को मजबूत करना है, वो पीएम ने दिखाई। और दूसरी चीज सौरभ आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में पहली बार ऐसा हुआ है जब वो धोती में आए हैं, और ये वो धोती है जो कि बंगाली धोती होती है। यानी कि जिस बात को लेकर टीएमसी के लोग ये आरोप लगाते थे बीजेपी के ऊपर, नैरेटिव चलाते थे कि बंगाल का कल्चर अगर बीजेपी शासन में आ गई तो ठीक नहीं रहेगा। आप देखें कि यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाली धोती और बंगाली पटका डालकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो जाहिर तौर पे इमोशन को कैसे टच करना है, कैसे संभालना है, वो पीएम मोदी बखूबी जानते हैं। और जब झालमुड़ी को लेकर भी टीएमसी कह रही थी कि ये ड्रामा किया गया, उस सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को, उस वीडियो को 10 करोड़ लोगों ने देखा था। तो ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो समझ है, राजनीतिक समझ, वो किस लेवल की रहती है। और उसी का रिजल्ट मिलता है कि एक के बाद एक बीजेपी ऐसी सफलताएं हासिल कर लेती है जिसके बारे में दूसरे लोग या विरोधी सोच भी ना सके। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक आपको इस चुनाव में भी कहते हुए मिलते थे कि कैसे संभव है कि 294 सीट पे टीएमसी लड़ रही है, उसको बहुमत ना मिले, या 215 को फोकस करके बीजेपी बहुमत कैसे लाएगी। बहुमत नहीं बल्कि एक शानदार ऐतिहासिक आंकड़ा लेकर बीजेपी अपने लिए लेकर आई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि बीजेपी का सिस्टम जैसे काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार की लोकप्रियता है, अपने लोगों को जो वो ताकत देते हैं, वो सारी चीजें मिलकर एक बड़े रिजल्ट के तौर देवेंद्र, पर मैं आपको यहाँ कन्वर्ट बीच होती में है। रोकूंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे संबोधन शुरू कर चुके हैं, सुनते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, आज 4 जून का दिन है, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं। लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं ना कहीं उनके मन में एक कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में, 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने यह स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी जिस प्रकार से सशक्त उपस्थिति हमारी पार्टी को मिली है, आने वाले समय में दक्षिण भारत भी भाजपा के कमल से खिलेगा। हम आज के इस चुनाव परिणाम के बाद अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, और आज उनके अथक परिश्रम का, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि उनकी तपस्या रंग लाई और आज भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जीत मिली है। मित्रों, ये जीत काफी संघर्षों के बाद, हम कह सकते हैं कि वर्षों तक वामपंथ के पूरे पश्चिम बंगाल को जिस प्रकार से हिंसक वातावरण में तृणमूल की सरकार ने जिस प्रकार से तानाशाही रवैये में वहां की जनता को रखा था, एक पूरा भय का वातावरण वहां के लोगों के बीच में बना हुआ था। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने
जो प्राणों की आहुति दी, जो बलिदान दिया, और हम कह सकते हैं हमारे माताओं और बहनों ने जो पुत्र और पति को खोया, आज उन सब को मैं नमन करता हूं और उन सब के समर्पण को अभिनंदन करता हूं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उस भय के वातावरण से नरेंद्र मोदी के भरोसे के वातावरण में जनता आई है, हम स्पष्ट रूप से अपने नेतृत्वकर्ता का अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में लोग कहते हैं चुनाव के समय में कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यह परिणाम है कि आज प्रो इनकम्बेंसी की फैक्टर पर चर्चा होती है। और यही कारण है असम और पुडुचेरी में लगातार हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं। ये दिखाता है कि अगर जनता के बीच में आप विकास के वादों को पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी को, सपनों को हकीकत की आईने में बुनेंगे, तो जनता आपके साथ खड़ी होती है। और यही कारण है कि देश में कई राज्यों में जब चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हमारी सरकारें रिपीट होती हैं। ये कारण है कि हमारे नेतृत्व के प्रति और हमारे नेतृत्व का कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकारें लगातार राज्यों में रिपीट होती है। मित्रों, आज हम इन परिणामों से जनता ने फिर स्पष्ट किया है कि हम भरोसे के साथ तो चल ही रहे हैं। हम अपने नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो विश्वास और जो स्नेह देखने को मिला पूरे चुनाव के कैंपेन में, मैं मानता हूं कि आज पूरे देश में जो स्थितियां हैं उस पे ये जो समर्थन मिला है हम सभी को, वो स्पष्ट संकेत देता है कि 2024 के परिणाम के बाद भी, आज भी 12 वर्षों के बाद भी नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास, वही प्रेम और वही स्नेह जनता के बीच में कायम है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनडीए भाजपा की सरकार बन रही है। मित्रों, ये केवल भौगोलिक विस्तार नहीं है, ये हमारे प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास और उसके विचार का भी विस्तार है। मैं आज यहां पर पश्चिम बंगाल के उस जीत को कई मायने में अहम मानता हूं। हमारे प्रेरणादायी पुरुष जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर की बात हम करते थे। 370 धारा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कश्मीर को पूर्ण रूपेण भारत के लोगों के साथ जोड़ दिया और उस बलिदान की भूमि को भारत का भूमि बना दिया। और मैं आज कहता हूं कि आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पश्चिम बंगाल को भी भाजपामय कर दिया। ये इसकी बधाई मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भी देता हूं। मैं आज के दिन ये जो पूरा चुनाव हुआ, मैं मानता हूं ये नाकामी किसी और की नहीं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी की है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, इस चुनाव के परिणाम के बाद इंडी के गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है। और आज मैं कहता हूं, जिस प्रकार से नारी वंदन अधिनियम को तिरस्कार करने का काम, अपमान करने का काम किया है, जनता ने उसका सीख सिखाने का, जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और मैं आज के दिन अपने प्रिय नेता और पूरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, आप नेतृत्व कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे संघर्ष और समर्पण भाव से आने वाले समय के लिए भी तैयारी में जुट गया है। हम देख रहे थे जिस प्रकार से देश में हिंदू विरोधी एजेंडे को आगे करने का प्रयास किया जा रहा था, विभाजनकारी शक्तियां आगे बढ़ रही थी, जनता ने उनको परास्त किया है। आज पश्चिम बंगाल एक सुरक्षित और सोनार बंगाल के रूप में आगे बढ़ेगा। आज के दिन उत्सव का दिन है मित्रों। कल से हम फिर से परिश्रम के भाव से, पूरे सेवा के भाव से काम करेंगे और आने वाले समय में चुनाव की तैयारियां, हम तो वो कार्यकर्ता हैं जो एक दिन भी आराम नहीं करते, क्योंकि हमारे नेता हर समय, हर परिस्थिति में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का हमें संकल्प देते हैं। तो आइए इस जीत के उत्सव के साथ, नए संकल्प के साथ हम कल से फिर आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में फिर भाजपा का परचम इसी प्रकार से पूरे देश में लहराता रहे, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।
भारत माता की, भारत माता की। आज का दिन एक ऐतिहासिक शुभ दिवस है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली पर आज इतिहास रचा गया है। पश्चिम बंगाल में अब अंधेरा छट चुका है, राष्ट्रीयता का सूरज का उदय हुआ है, विकास और सुशासन का कमल खिल उठा है। जिनके नेतृत्व में ये विराट सफलता हमने हासिल की, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं वो जनता को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप जहां है वहीं से सुन लीजिए। किसी को आगे पीछे करने के चक्कर में मत पड़िए। भारत माता की, भारत माता की। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। आप वो तस्वीर नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं।
मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। साथियों, आज विभिन्न उपचुनावों के परिणाम भी अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और त्रिपुरा में जो उपचुनाव हुए, उसमें हमारे उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और इन राज्यों में भी जीत गए। एनडीए की नेता महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी ने भी बड़ी जीत दर्ज की है। मैं इन सभी राज्यों की जनता का उनके समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के सभी
कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया, तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार। असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी,
ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं पुडुचेरी के युवाओं को, मेहनती फिशरमैन साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं, एनडीए सरकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर काम करती रहेगी। पुडुचेरी के हर परिवार की समृद्धि, यही हमारा संकल्प है। साथियों, आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। आप बीते 2 साल के ट्रेंड को देखिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी, महाराष्ट्र में बीजेपी की जोरदार विजय हुई, दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल हुई, बिहार में भी हमें पहले से बड़ी विजय मिली और ये सफलता सिर्फ राज्यों के चुनाव में नहीं दिखी, ये सफलता लोकल गवर्नेंस के चुनाव में भी दिख रही है। साथियों, अभी 10 दिन पहले गुजरात के स्थानीय निकायों के परिणाम आए हैं। वहां बीजेपी 2.5-3 दशक से जनता की सेवा निरंतर कर रही है और हर चुनाव में जनता बीजेपी को आशीर्वाद के नए रिकॉर्ड बना रही है। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में
जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाয় परिवर्तन হয়ে গেছে। साथियों, इस जीत के साथ साथ वंदे मातरम के 150वें वर्ष में भारत माता को और ऋषि बंकिम जी को बंगाल के लोगों ने अपना सादर नमन प्रेषित किया है। योगीराज श्री अरविंदो को भी मतदाताओं ने ऐतिहासिक श्रद्धांजलि दी है। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा
एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 25 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ।
पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई है, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है, इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी, तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी, और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था,
आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो।
एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशन था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा, वैसे वैसे कांग्रेस जनता का भरोसा खोती चली गई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है।
साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है। इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है। इसलिए देश के मछुआरों का अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है। इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत, असम में उनकी सरकार की वापसी के बाद प्रधानमंत्री आज जश्न मनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए थे, जैसे कि वो हर जीत के बाद आते हैं अपनी पार्टी के दफ्तर में। और उन्होंने बताया पश्चिम बंगाल की जीत क्यों इतनी विशाल है, पश्चिम बंगाल की जीत क्यों ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वाकई कमाल कर दिया। श्याम प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितना संतोष होता होगा। आज भारत के महान लोकतंत्र पर एक बार फिर भारतवासियों ने अपनी मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि ये महिला शक्ति का कितना बड़ा आशीर्वाद है दोनों राज्यों में, जैसा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उन्होंने देश की विपक्षी पार्टियों को आगाह भी किया कि जिस तरीके से महिला आरक्षण का रास्ता रोका पार्लियामेंट में, उसका खामियाजा उनको आगे भी भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनावों में भी जिन जिन दलों ने महिला आरक्षण का विरोध किया, उनको महिला शक्ति के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। इसमें उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया, क्योंकि अब अगला सबसे बड़ा इम्तिहान, अगला सबसे बड़ा चुनावी रण वो उत्तर प्रदेश में ही लड़ा जाना है। और वहां की बात भी प्रधानमंत्री ने आज की है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच्चे शब्दों में, अर्थों में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने बताया कि पीढ़ियों से
इस दिन के इंतजार में असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने दमन सहा, अत्याचार सहा, हिंसा का सामना किया, लेकिन पार्टी का झंडा बुलंद रखा, पार्टी की विचारधारा से डिगे नहीं। और प्रधानमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक से ही पश्चिम बंगाल में वो योजनाएं जो ममता बनर्जी की सरकार ने लागू नहीं की थी, केंद्र की वो योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, उन सब का लाभ पश्चिम बंगाल के प्रत्येक वासी को मिलना शुरू हो जाएगा। घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो बड़े वादे थे उनके इस चुनाव में जाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता से, एक बार फिर उनको दोहराया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और फिर उन्होंने कहा कि एक बार फिर अब पश्चिम से लेकर पूरब तक देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रही है। कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक तरफ पूरे देश से कम्युनिस्ट खत्म हो गए, कम्युनिस्ट विचारधारा खत्म हो गई, आज किसी प्रदेश में कम्युनिस्ट सरकार नहीं है, वहीं कांग्रेस पार्टी अब कम्युनिस्टों की विचारधारा को पूरी तरीके से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। अर्बन नक्सल बनती जा रही है, अर्बन नक्सलियों की पार्टी बनती जा रही है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुला हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी बोला और उन्होंने कहा कि ये जो भय का वातावरण निर्मित किया गया था पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में, सच्चे अर्थों में उससे आजादी मिली है पश्चिम बंगाल की जनता को। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र अब लौटा है पश्चिम बंगाल में, जहां भय मुक्त होकर पश्चिम बंगाल के सभी निवासियों ने अपना वोट डाला है एक लंबे वक्त के बाद। तो वाकई में ये जीत बहुत बड़ी है, वो आंकड़ों में दिखाई देती है। और ये भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत में के जो नंबर दिखाई देते हैं वो केवल आंकड़े नहीं हैं, उसके पीछे असंख्य बलिदान छिपे हुए हैं पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के, जो दशकों से पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ बनाया, जिनको भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपना नायक मानती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जाने के बाद बनी हो, लेकिन वही प्रेरणा स्रोत भी हैं, उन्हीं के विचारों पर पार्टी आगे बढ़ी भी है। तो आज उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा को कितना संतोष होता होगा। पश्चिम बंगाल में एक नए चैप्टर की शुरुआत बताया आज के इस जनादेश को प्रधानमंत्री ने, और कहा कि आज से बंगाल भय मुक्त है, बंगाल में परिवर्तन हो ही गया और एक नया सूर्योदय हुआ है पश्चिम बंगाल में, यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको सुनाते हैं आज उनके संबोधन के कुछ मुख्य अंश। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। जब भाजपा जीती है
आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए। और आपको बता दें, भवानीपुर में जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की टक्कर चल रही है, वहां ममता बनर्जी हार की कगार पर है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर गिनती में उनसे आगे निकल गए हैं और ये क्रम बना हुआ है लगातार। कभी ममता बनर्जी कुछ वोटों से आगे होती हैं, कभी शुभेंदु अधिकारी उनको पछाड़ देते हैं और इस वक्त भी ममता बनर्जी पीछे चल रही है। और आप जरा देखिए भवानीपुर में आसमान कैसा दिखाई देता है। जबरदस्त आतिशबाजी हो रही है क्योंकि बीजेपी को ममता बनर्जी के घर और उनके गढ़ दोनों
भवानीपुर में भी अब जीत की आहट सुनाई देने लगी है। एक कड़ा मुकाबला चल रहा है वहां पर और वोटों की गिनती कुछ धीमी भी चल रही है। ममता बनर्जी भी कुछ वक्त पहले काउंटिंग सेंटर पर गई थी और अभी का अपडेट यह है कि शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं। अब कई राउंड की गिनती हो चुकी है, बस आखिरी के कुछ राउंड बाकी हैं और उसमें अब ये देखना होगा कि आखिर बाजी ये किसके हाथ लगती है। लेकिन अब ममता बनर्जी को चैलेंज किया था शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ आकर चुनाव में उनको टक्कर देने का फैसला करके नंदीग्राम की सीट जो उनका अपना घर है, जहां उन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी को हराया था, वहां से शुभेंदु अधिकारी ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये दूसरी सीट है जहां से वो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे थे। यहां पर भी फिलहाल शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। पहले सत्ता जाना 215 से 80 पर सिमट जाना तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी की पार्टी का, और उसके ऊपर अगर वो अपना इलेक्शन भी हार जाती हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर एक बहुत बड़ा आघात होगा। और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भवानीपुर में डटे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि ममता बनर्जी को शिकस्त दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने थोड़ी देर पहले एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं, बीजेपी पर चुनाव चोरी करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा 100 सीटें चोरी की हैं गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने। आपको लेकिन सीधे भवानीपुर लेकर के चलते हैं। पवन नारा आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। कितने राउंड अभी और बाकी हैं पवन? अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? हमें पता चल रहा है कि शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं फिर। बिल्कुल 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है 20 राउंड में से और शुभेंदु अधिकारी 18 राउंड के बाद 3800 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी बंगाल चुनाव की इस भवानीपुर की जंग को आप अंतिम पड़ाव में समझ सकते हैं। और जब यहां ममता बनर्जी 17 राउंड पूरे होने के बाद निकली तब यह स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी ने भी यहां भवानीपुर के इस ऐलान को, इस मतदान को स्वीकार कर लिया है और यहां से सीधे निकलकर ममता बनर्जी अपने कालीघाट के घर पर पहुंच चुकी है। 2 राउंड अभी बाकी हैं और यहां कई राउंड की आतिशबाजी हो चुकी है। जो लोग आपको शांत नजर आ रहे हैं वो हर राउंड के बाद जोश में लगातार बने हुए थे और अब सब यहां टकटकी लगाए हुए इस रास्ते पर हैं जहां से शुभेंदु अधिकारी कुछ देर बाद निकलते हुए दिखाई देंगे। यहां से जब ममता बनर्जी गुजरी तो किसी ने उनकी इस विदाई की उम्मीद नहीं की थी। बीजेपी के कार्यकर्ता चोर चोर के नारे लगा रहे थे, इसकी कल्पना ममता बनर्जी ने भी नहीं की थी। और अब जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे के साथ शुभेंदु अधिकारी का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। लगभग आधा घंटा और लगेगा 2 राउंड की पोलिंग होने में, लेकिन ये 3800 वोट की लीड देखिए, जीत का हार भी आ गया है। किसके लिए लाए हैं ये? শুভেন্দুদাকে নিয়ে শুভেন্দুদা মেদিনীপুরের ছেলে, মেদিনীপুরের থেকেই ফুল এনেছি, দেউলিয়া বাজার থেকে শুভেন্দুদাকে পড়ানোর জন্য। मेदिनीपुर से आए हैं और शुभेंदु अधिकारी को जीत का हार पहनाना चाहते हैं। यहाँ भवानीपुर की जीत बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। दिल जीत गया उन्होंने जीत के यहाँ पर। ममता की गरूर को जो उसका था ना कि भवानीपुर से वो जीतेगी, उसको कुचल दिया है। शुभेंदुदा दोनों जगह जीते। सर ममता की इस हार के क्या मायने हैं? वो रो रही है। आज हम लोगों को आजादी मिली है, ये डर की हार है, ये हमारी जीत है। जय श्री राम। अभी पटाखे वहां छूट रहे हैं, लगातार आतिशबाजी हो रही है। अभी 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है, लेकिन कार्यकर्ता यहां जीत का ऐलान कर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये ममता की हार है। और ये सचमुच सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल बैटल थी। ममता बनर्जी की गृह सीट, जब नंदीग्राम से वो हारी तो वापस यहां लौटकर आई। उन्होंने अपनी गृह सीट से बाय इलेक्शन में 58,000 से जीत हासिल की और अब 18 राउंड के बाद 3800 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। पवन, जैसे भवानीपुर की सीट पर इस वक्त शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं,
ऐसे एक फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करना है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उस रेस में भी, उस दौड़ में भी सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ जी, शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों से लड़ाना ये प्रोजेक्शन था। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी अगर ये चुनाव भी जीत लेते हैं तो 2 बार हराने वाले कैंडिडेट बन जाएंगे, जो उनके बायोग्राफी में ऐड होगा। सबसे बड़ी बात, 2021 में भले ही बीजेपी नहीं जीती, एलओपी के तौर पर शुभेंदु अधिकारी लगातार 5 साल जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। अब जरा लोगों से पूछ लेते हैं, ये तो हमारा एनालिसिस हुआ, क्या शुभेंदु अधिकारी की इस जीत के बाद सीएम की दावेदारी बढ़ जाएगी? 100%। वेस्ट बंगाल का डेमोग्राफी के बाद शुभेंदु अधिकारी जी सीएम, ये 200% निश्चित है। हम लोग 200% निश्चित है एकदम। शुभेंदु को बनना ही चाहिए, बहुत मेहनत किया है उसने। ममता को तो कहा जाता है जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा छोड़ के यहाँ आए थे, बड़ा पद छोड़कर आए थे, तो बड़ा पद पाएंगे, और कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा छोड़ना पड़ता है। ये जमीन पे हमने लोगों को कहते हुए सुना है, तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि दावेदार जरूर हैं। वो बात अलग है कि बीजेपी में सीएम का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व और आम सहमति से होता है, उस रेस में भी शुभेंदु अधिकारी आगे नजर आते हैं।